इस बात पे मिडिल क्लास को है कि अरे हमने खरीदी तो इसलिए थी कि हम एक को मिडिल क्लास के लिहाज से ले लें, लेकिन जीएसटी में ये बदलाव, इसको कैसे देखते हैं? गाड़ी की क्लासिफिकेशन इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेंथ ऑफ द कार से माना जाता रहा है शुरू से, या क्यूबिक कैपेसिटी से कि गाड़ी कितने सीसी की है, राइट। अब ये रिक्लासिफिकेशन जीएसटी, आपने खुद ही कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स एक बड़ी अच्छी बैलेंसिंग एक्ट थी, जिसमें आपने लग्जरी कार्स या लग्जरी गुड्स पे जीएसटी बढ़ाया और ओवरऑल जीएसटी के रेट्स जो थे, जो एक नॉर्मल ड्यूरेबल्स थे, उस पर कम करके, और लेटली आपने सिन गुड्स पे जो कुछ हफ्ते पहले आपने देखा, तो एक ये बैलेंसिंग एक्ट था। अब थार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन में मे नॉट बी अ लग्जरी कार, बट व्हेन यू लुक एट एन ओवरऑल इंडिया यू विल नॉट, इसको ऐसे रिलेट करना सब्जेक्टिवली नहीं ठीक होगा। इम्पोर्टेंट सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, जब भी हमारी आमदनी है, देश की आमदनी, वो मेजरली टैक्स से होती है। पिछली बार टैक्स में बहुत बदलाव आए, और क्योंकि जीएसटी से जो पिछले हुई आमदनी, वो पिछली बार सवाल था कि अरे फिर वो 11 साल क्यों आपने टैक्स लिया, 10 साल क्यों लिया, जो भी हुआ। तो अब सवाल यह है कि इस बार आपको क्या लगता है कि टैक्स के अलावा हमारी आमदनी और किन किन लिहाज से होगी, हमारे हम कैसे और नए सृजन करेंगे आमदनी के? हाँ, सो मुझे लगता है कि देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले भी आदित्य हमने चर्चा करी कि ये बजट 60 दिन रह गए केवल नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने में जी। तो उन 60 दिनों में आप चाह रहे हैं कि एक स्टेबल टैक्स रिजीम आए, और गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है कि हमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाना है। एवरीथिंग जो गवर्नमेंट कह रही है कि वो टैक्स एक्ट जो 2025 है और जो अभी का एक्ट है, वो सामान्य रूप से लैंग्वेज सिंप्लीफाई करता है। हम उसका ईथॉस और उसका फैब्रिक, रेट्स, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर नहीं चेंज करने वाले, राइट। तो ये एक बहुत, इसी वजह से इस बजट को आप पाथ ब्रेकिंग बजट कह रहे हैं कि जो पार्ट बी है जिसमें मेजर टैक्स अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो शायद कस्टम्स की रैशनलाइजेशन, जीएसटी में कुछ ईज जो उम्मीद है, हालांकि वो जीएसटी काउंसिल का एक प्रोरोगेटिव है, कस्टम्स की रैशनलाइजेशन, कुछ फेसलेस से रिलेटेड इनकम टैक्स की रैशनलाइजेशन, हो सकता है जो एक टैक्स स्लैब है जो अबव 30%, आपका थार वाला पॉइंट कि अबव 30%, जो 24 लाख से अधिक मैं 30% टैक्स देखता हूँ, शायद उसमें कुछ टिंकरिंग की उम्मीद हो सकती है। आप 80C में शायद 1.5 लाख बड़ा पुराना अटका हुआ है, और शायद यहाँ पे हाँ, और एक जो नई टैक्स रिजीम जो आई पर्सनल टैक्स की, जिसको 72% लोगों ने ऑप्ट इन किया, उसमें होम लोन का जो है वो 2 लाख रुपए वाला, उससे को टिंकरिंग अगर कुछ हो आए, मतलब उम्मीदें बहुत सारी है, राहत की उम्मीदें सारी हैं, बट गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टेंट है कि अगर वो बहुत ज्यादा इस बजट में इनकम टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स करेंगी, तो 1 अप्रैल इज शिखा नॉट वेरी फार, सिर्फ कुछ दिनों बाद एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो इतने समय बाद 1961 के बाद आप समय लगाइए कि आप नया एक्ट ला रहे हैं, आपको उसको भी सुचारू बनाना है। ठीक है। एक पॉइंट जो है, जो सब वो कह रहे हैं कि परसेंटेज घट गया, बढ़ गया, इसको आप प्रोपोर्शनैलिटी से भी देखिए ना। बजट साइज 2022 का, फाइनेंशियल ईयर 2022 का बजट का क्या साइज था? 37.9 लाख करोड़, और अब फाइनेंस जो फाइनेंशियल ईयर 26 है, ये बजट एस्टिमेट से बजट का साइज 50.7 लाख करोड़ हो गया। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि हेल्थ का परसेंटेज, डिफेंस का परसेंटेज, यू शुड उसको आप मेजर करें एज अ परसेंटेज ऑफ बजट साइज, जरूरी है। ठीक है प्रेमपाल जी, जब भी बजट पेश होता है, जो विपक्षी पार्टी है या फिर आम लोग में भी बहुत ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये तो आंकड़ों का बजट है, तो इस बार जो बजट पेश होगा, क्या उम्मीद है, आम लोगों का बजट या आंकड़ों का बजट? देखिए, इनकम टैक्स, थार के रेट, ये सब क्रीमी लेयर की चिंताएं हैं। आप आम आदमी की चिंता, पिछले सालों में लगातार कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने कहा है कि शिक्षा पर हम इतना खर्च करना चाहिए, क्या उतना खर्च हो रहा है? करोड़ों लोग, बच्चे हमारे स्कूलों में और यहाँ से विदेश भाग रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय ऐसे हों कि जिसमें यहीं पढ़ें। इजराइल की R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट पे 5% खर्च होता है, चीन का उतना होता है, हमारा 0.6% से भी नीचे होता है। क्या हम हवाई जहाज, राफेल या S-400 या इनको अपने देश में नहीं बना सकते? मेरे पास देश की सबसे युवा पीढ़ी है, दुनिया भर में सबसे बड़ी। क्या हम इसको, मुझे चिंता ये नहीं है कि 12 लाख से 13 लाख हो गया, ये चिंता ही नहीं है। ये उन अमीरों की चिंता है जो डायबिटीज के शिकार हैं, जो ज़्यादा खाते हैं। आम उस आदमी को जिसका
पेट भूखा है, जिसको सरकार राशन दे रही है, तो ये हमारी चिंता में धीरेन्द्र तो जी, शिक्षा और इन चीजों पर एक ऐसे किसानों के लिए धीरेन्द्र जी से सर आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी, देखिए ऐसे है, बहुत कुछ कहा गया। पहली बात तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये हुई कि आपने ईशान से कहा कि यार एक चीज बताइए जो अच्छी हुई, लेकिन वो 11 साल की सरकार में एक चीज अच्छी नहीं बता सके, क्योंकि जो इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 हमने इनहेरिट की और अब टॉप 5 टॉप 4 इकोनॉमी हो गई, इनके जो शीर्ष नेता है वो उसको डेड इकोनॉमी बनाते हैं। अब जब डेड ही इकोनॉमी है तो ईशान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो डेड हो चुकी ना, आपको तो दिख ही नहीं रहा कि उसमें जान बाकी है। लेकिन दुनिया कह रही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं दिस इज एन ओएसएस इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड बैंक सारे कह रहे हैं दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो वो कह रहे थे कि शायद आपकी आंखों पे कोई पट्टी बंधी है, लेकिन वो तो पूरी तरह से पट्टी पूरी की पूरी काली पट्टी बांध के आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको तो बात को छोड़ दें। ठीक है, दूसरा ये कहा कि हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो कम हो गई है। जी जी जी, माया और जी जो कह रही हैं। सरकार है वो प्रमोट कर रही है कि वो खर्च करे। सरकार ने 12 लाख तक आपको कंसेशन दे दिया कि आपके हाथ में सेविंग हो। अब सरकार आपके घर पे आके आपको नहीं बोलेगी कि आपके घर हाथ में मैंने पैसा दिया, आप इसका क्या करेंगे। इंटरेस्टिंगली इन हाईएस्ट इन अ डेकेड नाउ जो हाउस होल्ड्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में, लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी वो जो है वो उधर जा रही है। दूसरा, अगर हम एक पार्शियली कंजम्पशन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उससे जिससे हमारे कारोबार को प्रोत्साहन मिल रहा है, डिमांड बढ़ रही है और हमारा कारोबार आगे चल रहा है, तो जो माया जी कह रही थी कि अगर हस्बैंड कारोबारी है तो उसको ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक तो वो है भी ईशान पैसा जी, घर में ही- ठीक है सर, ईशान जी से ले लेते हैं क्विक रिएक्शन जी। अभी धीरेन्द्र कह रहे थे कि हम फ्रेजाइल 5 से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, लेकिन कमाई किसकी हो रही है? चंद उद्योगपति की हो रही है। जो आर्थिक खाई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसकी कमर टूटती जा रही है और अमीर होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब हमारा अगर आप जीडीपी पर कैपिटा उठा के देख लें तो जीडीपी पर कैपिटा जो हमसे नीचे भी हैं इकोनॉमीज, उससे भी हमारा कम है। $2,500-3,000 के आसपास है साहब। कम से कम बोलने से पहले समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि लोग फिक्स्ड एसेट्स में जमीन बहुत खरीद रहे हैं। जमीन कौन खरीद रहा है? जमीन लीज पे किसको मिल रही है? 1 रुपए प्रति एकड़ पे किसको जमीन मिल रही है? ये सब जानते हैं कि गौतम अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ पे जमीन मिल रही है, क्योंकि चंद उद्योगपतियों को बना के ये सरकार गरीबों को खत्म करना चाहती है। अब रुकिए, सुनिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला साहब। मैं आता हूं सकारात्मक बातों पे। अगर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना है तो ज्यादा खर्चा करिए। जब हम 1% खर्चा छोड़ के गए थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो आपने करके 0.55% कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आज आप लेकिन ईशान जी, डिफेंस का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, क्या आपने बदलाव नहीं देखा? आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, डिफेंस के सेक्टर में जो उपकरण है उसको बनाने पर, मंगाने पर, उसको इंपोर्ट करने पर पूरा फोकस सरकार का है। आपको नहीं लगता कि डिफेंस का सेक्टर प्रबल तरीके से बढ़ा? बिल्कुल आपने बात ठीक बोली कि जो डिफेंस है ना, उसमें इंपोर्ट करने के लिए सरकार वो कर रही है। क्यों मैं HAL को इतना सशक्त नहीं कर सकती हमारी सरकार कि हम HAL के जरिए ही अपने विमान बनाएं? ये भी हो रहा है। होता था कांग्रेस। आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, ये भी हो रहा है। सुनिए मैं सुन रही देखिए, हूं आप ईशान जी। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तब आप काउंटर नहीं करती। मैं सब में काउंटर इसलिए मैं करती हूं। बोलता हूं कि चश्मा नहीं, आपने हमसे You सवाल do किया, not आपने need नहीं to किया say all काउंटर। this। आप आंकड़ों पे बात करें, इसलिए मैं भी काउंटर नहीं किया। हाँ, मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। हाँ, आंकड़ों पे हाँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है। आंकड़ों पे मैं ये बात कर रहा हूं कि जो सरकार, जैसे मैं अपने देश की जो तुलना है ना, वो पाकिस्तान से करूंगा, ना मैं बांग्लादेश से करूंगा, ना मैं कंबोडिया से करूंगा, ना वियतनाम से करूंगा। मैं अपने देश की तुलना करूंगा अमेरिका से, चाइना से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से। आपने बोला हेल्थ की बात, चलिए हेल्थ को उठा लेते हैं। हेल्थ पे 17.2% अमेरिका खर्च करता है, चाइना 5% खर्च करता है, फ्रांस 10% खर्च करता है, और हम कितना कर रहे हैं हेल्थ पे खर्च? 1.94%, जो कि 2% में पूरा नहीं है, और वो भी घटा दिया गया है। अब आइए, आपने दूसरी बात बोली थी कि अब एक उनसे माया जी से आप कह रही थी कि इंश्योरेंस पे टैक्स खत्म कर दिया। इंश्योरेंस पे जो टैक्स खत्म किया, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन क्या वो जो बेनिफिट है वो नीचे ट्रांसफर हुआ?
लोगों के जो प्रीमियम थे वो इंश्योरेंस हटने के बाद और बढ़ गए। तो ये सब चीजें इंश्योरेंस सरकार को हटने के बाद देखनी कैसे बढ़ पड़ेंगी। गए ईशान जी? कैसे, मतलब मैं अपनी बिल्कुल, आप जानकारी के लिए पूछ रही हूँ आपसे, वो एक कैसे? बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनकी भी वीडियो देख लीजिए, और मैं कई अन्य लोगों को भी जानता हूँ, आप जाके मैं आपको भेज नहीं, दूंगा। मतलब मेरा आपको प्रीमियम WhatsApp पे। नहीं बढ़ा, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि शायद हो सकता है कोई हिडन चार्ज हो जिसका आप जिक्र कर रहे हो। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, उस मेरा तो company नहीं to बढ़ा सर, company, मेरा तो कम हुआ है। company to company। मेरी जेब जो है वो खाली नहीं हुई है, कुछ पैसे मेरे पास बच गए। माया जी, हाँ आदित्य। चलिए, मैं बहुत अच्छी बीजेपी बात है। के बहुत अच्छी प्रवक्ता बात जो है, हमारे आपको साथ बचे मौजूद थे है उनसे कुछ कि सवाल है, क्योंकि अभी सुरजेवाला जी ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता और नेता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, इसलिए क्योंकि समय कम है और मैं चाहूंगी कम समय में आप ये बताइए। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने 9 साल में इस बार जो आखिरी साल था सबसे कम रूरल बजट रखा, इसलिए क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। मैं कुछ पढ़ के बता देती हूँ आपको कि बजट के बनाम हकीकत कुछ और है। कुल बजट कुल मिलाकर बात उनकी ये है कि 2018-19 में रूरल जो एरिया है उसका 81% था, उसके बाद घटाकर अब 63% पे हो गए हैं। 2025-26 में केवल 51% कुशलता का साल दर रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और उसमें ये कहा है कि ग्रामीण आवास इफेक्ट हुए हैं, ग्रामीण सड़कें इफेक्ट हुई हैं, आजीविका, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, सब धीमा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि बजट से रूरल इलाके को दूर रखा गया है। ये आरोप है, बहुत बड़ा लेख है। मनरेगा को लेकर भी सवाल किए गए हैं कि कितना आपने ग्रामीण भारत पे खर्च कम किया है। तो मैं चाहूंगी क्विक जवाब, क्योंकि कुछ ही देर में भाषण शुरू हो जाएगा निर्मला जी का। बड़ी क्विकली आपको इसका जवाब देता हूं जी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया है, और उसमें पिछले बजट में भी स्पेसिफिकली कि रूरल इंफ्रा के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए मेजर एलोकेशन की गई थी। दूसरी बात, ये डेटा यहां पे है कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है, ये कांग्रेस का काम है हमेशा डिवाइड क्रिएट करना, लेकिन जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसमें 14% का ड्रॉप हुआ है। एंड जो एक बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग डेटा फिगर मैं देता हूं कि आज की तारीख में जो रूरल कंजम्पशन है वो 9.2% पे है और अर्बन कंजम्पशन 8.3% पे है। रूरल कंजम्पशन इज आउटस्ट्रिपिंग अर्बन कंजम्पशन। तो सुरजेवाला जी को जाके थोड़े से अपने डेटा को देखना पड़ेगा। वो जो उन्होंने कागज बनाए थे 10 साल पहले, वो आज भी उसी से बोल रहे हैं। ठीक है माया जी, आपने बहुत सारी बातें रखी कि हाउस होल्ड में क्या जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। आपने हेल्थ सेक्टर का आपने जिक्र किया, जिस पे मैं और ईशान जी भी अभी चर्चा कर रहे थे। आपने पढ़ाई लिखाई यानी कि उन व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया है। इस बार का जो बजट पेश होने वाला है, इसमें आपको क्या लगता है, कौन आपके ये जो अपने क्वेश्चंस हैं, जो आपके अपने नोशंस हैं, उसमें क्या लगता है इस वाले बजट पे क्या पेश हो सकता है जिससे आपको कम से कम राहत हो? देखिए, उम्मीद पर तो हमने बातचीत कर ली। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं धीरेन्द्र जी से और ईशान जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। ईशान जी ने बोला कि धीरेन्द्र जी ने बोला लोग ज़मीनों में पैसा लगा रहे हैं। मैं उसी बात पे एक बात आगे बढ़ा के कहती हूँ। हाँ, लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। ईशान जी की जब सरकार थी तब भी ज़मीन के जो ऊपर भ्रष्टाचार था, ब्लैक मनी जो लिया जाता था, हमें लगता था यहाँ के ख़त्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, जैसे बात करते मोदी जी। लेकिन ज़मीन खरीदने पे आज भी सेम भ्रष्टाचार कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर आप जाएं तो 50-60 का रेशो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट का जमीन में है। तो जो वर्किंग क्लास है वो आज भी जमीन नहीं खरीद पाता। अब आप सोचिए कि जमीन व्यक्ति धीरेन्द्र जी कौन खरीद रहा है? जिसके पास ब्लैक मनी है वो खरीद रहा है। क्योंकि आप डेली कहीं भी सर्वे कीजिए, आप विदाउट मनी, विदाउट ब्लैक मनी आपके पास जमीन नहीं खरीद सकते। कोई बिल्डर, कोई बायर नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं, कहीं नहीं खरीद सकते। आपको सोचिए, अगर व्यक्ति की तनख्वाह अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, कम से कम उसे 2 से 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ उसको ब्लैक देना पड़ता है। इट मींस भ्रष्टाचार अभी भी है, ब्लैक पैसा मार्केट में घूम रहा है। दूसरी बात, हम नए बिल से जो नया हमारा जो बजट आ रहा है, हम आम जो महिलाओं की तरह से अपेक्षा रखते हैं। हम देखिए, मैं सोने चांदी पे तो बात नहीं करूंगी, जैसे अभी अदिति जी ने बोला मेरे कंगन बहुत है, लेकिन सोना जो है, चांदी जो है, वो इंटरनेशनल मार्केट बेस है। वो भारतीय मुद्रा अगर हम कहेंगे वो पूरे विश्व में बढ़ रहा है पैसा। उसके लिए तो हम पूरी विश्व की इकोनॉमी को देखते हैं कि चलिए कमाए। लेकिन जिस तरह से अभी 2 दिन पहले एक फॉल डाउन हुआ सोने में, जो भारतीय लोगों का कई लाख करोड़ पैसा इन्वेस्ट डूबा, तो सोचिए मार्केट में कई लोगों के तो जिन्होंने पैसे पे लगाया था वो रो रहे हैं बैठ के, जैसे मेरे पास व्यूज आए। अब आगे 2 दिनों हम भी जो सोचते हैं कि महिलाएं जो शादी ब्याह में सीजन आएगा, हम सोचते हैं मोदी जी, क्योंकि अभी जो आने वाला सीजन है कि महिलाएं
जो अपनी घर गृहस्थी को देखती हैं उस आभूषणों से देखती हैं, चाहे वो डायमंड की हो चाहे इसकी गोल्ड सिल्वर की हो। इस पे काफी हद तक इस पे लगाम कसनी चाहिए कि जिस तरह से लोगों ने स्टोर करने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए जिस तरह से रखा पैसा, सोना दबाया और एकदम उसको मार्केट में डाला, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इस पे लगाम सरकार को कसनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात, ये जो अभी गाड़ियों की बात हो रही थी, हर कोई लग्जरी गाड़ी इफेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो जो आम जनता जिस तरह की मिडिल सेगमेंट की गाड़ी खरीदती है उस पे और राहत आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल दिन पर दिन महंगा है, वर्किंग क्लास जो लोग वहां होते भी हैं राहत मिलनी वहां चाहिए। भी मिलनी चाहिए। लेकिन वीपी सिंह जी, मैंने एक चीज बड़ा नोटिस किया है और मैं कल ही अपने घर में इस बात का जिक्र कर रही थी। पहले हम देखते थे कि लोग एक दूसरे से गाड़ियां मांगते थे, अब समय बदला है। अब मैं देखती हूँ कि कोई किससे गाड़ी मांगता नहीं है, क्योंकि उनके पास छोटी से लेकिन गाड़ियां होती हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको आम जीवन से जोड़ करके ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इसका मतलब है कि जो आम आदमी है उसकी आमदनी बढ़ी है और वो अपने आप पर निर्भर रहना चाहता है, वो दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहता। एक बहुत बार बार इस बजट के बारे में बात आती है कि परसेंटेज एलोकेशन एक्स पे ज़्यादा हो गया, वाई पे कम हो गया जी। इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका बजट 100 रुपये का है, आपने 50 रुपया ए पे लगाया, 50 रुपया बी पे लगाया, 50-50% हो गया। अगले साल आपका बजट 200 रुपये का हो गया और आपने 102 रुपया ए पे लगाया और 98 रुपया बी पे लगाया। इसका मतलब आपका परसेंटेज वाइज बी पे कम हो गया। हम हमेशा परसेंटेज वाइज ही का बात करते रहते हैं, जबकि 48 रुपया बजट बढ़ गया उस चीज के लिए। तो ये जो बार बार बोला जाता है कि 2.2% से 1.9% हो गया, तो भाई परसेंटेज के टर्म्स में तो ओवरऑल 100 ही होगा। एक जगह आप बढ़ाओगे तो दूसरी जगह घटेगा। तो इस चीज को अच्छा सर, एमएसएमई सेक्टर्स पे भी सरकार का बड़ा फोकस रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ावा दिया है और ख़ास तौर पर जो नए नए बिजनेस आते हैं उसको लेकर के भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो सरकार ने बिठाई और साथ में उनको मदद भी दिया है। ऐसे में कारोबार के पर्सपेक्टिव से आप पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, पहले भी हमारी बात हुई कोरोना काल के बाद का, अगर आप पिछले साल के बजट से इस साल तक पहुँच कर देखें तो ये क्या आपको पूरा लेंथ आपको महसूस होता है बदलाव का, और क्या एड ऑन्स हुए हैं उसमें? तो एड ऑन्स तो बहुत ही अच्छे हुए थे, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम एमएसएमई की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट देश में कितना हो रहा है और बाहर का जो वातावरण है ट्रेड का वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत सारी तैयारियां की गई पिछली बार यूएसए के साथ एक ट्रेड डील होने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन वो सारी जो तैयारियां हैं वो शायद अब ईयू के साथ जो ट्रेड डील हो रही है उसमें काम आएगा। लेकिन कांग्रेस तो इसमें भी कह रही है कि इसमें भी धांधली हो जाएगी, ईयू से जो गाड़ियां आएंगी वो फर्स्ट लॉट में जिन लोगों को मिलेगा वहां भी धांधली होने के चांसेस बहुत हाई है। तो ईयू के साथ जो ये समझौता वो आपको लगता है कि ये एक्चुअली कारगर साबित? इस तरह का डर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बिटिया को समझाऊं कि दूसरे कमरे में भूत नहीं है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो लगभग 9 मिनट और शेष रह गए हैं जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। बजट पे क्या रहने वाला है खास और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इसी को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं। अदिति इस समय हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस समय मौजूद है। अदिति, अब से कुछ ही देर बाद धरातल पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2-4 दिनों से हम लगभग कर रहे हैं और आम जनता के मन में यही सवाल है कि इस बार सरकार क्या नया लेकर के आने वाली है। एक खूबसूरत बात यह है कि उतार चढ़ाव, टैक्स कटा नहीं कटा, लेकिन लोग खर्च कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं, जैसे कहते हैं कि गाड़ियां भी हो रही हैं, सड़क पे ट्रैफिक भी, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, वीकडे हो वीकेंड हो, आपको वहां दिख जाएगी, पिक्चर हॉल में क्यों दिख जाएगा, आपको रेस्टोरेंट, जितने नए रेस्टोरेंट उतनी भीड़ दिख जाएगी। तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़े सवाल उठाए हैं कि एक स्थायी बजट पेश होने की उम्मीद की बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि ऑयल पॉलिटिक्स लगातार, जैसे कहा कि अब वेनेजुएला से खरीदी जाएगी, इसके अलावा हमारी ट्रेड डील भी चल रही है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने ये भी कहा है कि बहुत अच्छी होगी जब से मदर ऑफ डील्स आई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल अगले 8 मिनट के अंदर
एक जो किक आता है, जो लोगों की उम्मीद है कि आज क्या कुछ नया होगा, एक जैसे बोलते हैं कि क्या पॉकेट मनी आएगी क्या मोदी सरकार की तरफ से, कुछ जेब में एक्स्ट्रा बचेगा क्या, तो जाहिर तौर पर उसकी उम्मीद है। शिखा, आपको भी लेकिन होगी, मुस्कुरा रही है। अब क्योंकि किसानों का भी जिक्र होता रहा है, किसान की आय में कितनी वृद्धि होगी, एमएसपी का एक ऐसा मुद्दा है जो कि कृषि कानून से पहले भी और उसके हटाए जाने के बाद भी ये एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जो किसान नेता है वो आके कहते हैं कि कुछ नहीं बढ़ा, सरकार कहती है हमने इतना कुछ कर दिया, और हुआ भी ये है कि रिप्रेजेंटेशंस में कई अनाजों की एमएसपी को सुनिश्चित किया भी गया है सरकार की तरफ से। लेकिन किसानों के अंदर ये इस तरीके की भावना क्यों है? क्या वाकई सरकार काम नहीं कर रही है? क्या वाकई ये आंकड़ों का ही बजट होता है उनके लिए? मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कवर करती हूँ। आज अभी 1:45 बजे शिवराज सिंह चौहान पीसी भी करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको अभी लेबर कोड आया था नया, वो इतना बड़ा मसला था कि वो बहुत बड़ा मसला। लेबर कोड जब चेंज हुआ, अगर ये प्रॉब्लम है ढंग से एक्सप्लेन ना कर पाने की। दरअसल है ये कि शिवराज सिंह चौहान हर मंगलवार पंजाब के किसानों से मिलते हैं, लगभग 50 से ज्यादा, जब से वो जिसको काला कानून करार किया था किसानों द्वारा, और उसके बाद से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान हर मंगलवार तो पंजाब के किसानों से मिलते हैं, बुधवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे करके हफ्ते में 4 दिन वो अलग अलग राज्यों के किसानों से मिलते हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना के भी अलग अलग राज्यों के। पर फिर भी सरकार कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट को क्रिएट नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया, एमएसपी कोशिशें नहीं की, भाई एग्रीकल्चरल कंट्री है, अगर हमारी यही रीढ़ की हड्डी। और आप बताइए कि आपने कभी ये सुना कि जब हमने इतनी बड़ी एफटीए की डील हुई, एग्रीकल्चर पे रेड लाइन रखी, हमने अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर लिए और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये व्यक्तिगत नुकसान होगा मेरा, तब भी हमने एग्रीकल्चर को दूर रखा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने 100% दे दिया, इसलिए किसानों की कोई मांगे हैं, बहुत सारी पूरी हुई, उनको 100% मांगे पूरी करनी है। बस बेसिकली है इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कैसे लेबर में हो गया, नहीं तो लेबर एक मजदूर जब आते हैं सड़कों पे तो ये किसान आंदोलन बहुत छोटा होता, वो भी बदलाव था। बदलाव को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता शिखा, पर मजदूरों को समझाया गया किस तरीके से। तो अभी बहुत सारी चीजें, आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप है, पर किसानों को खुश रखने के लिए, उनके लिए राहत के लिए कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पेच भी निकाल लिया जाएगा किसानों द्वारा। पेच तो खैर हर चीज में राजनीति होनी भी चाहिए, होती भी है, कम्युनिकेशन। लेकिन 5 मिनट का जो वक्त है वो और शेष रह रहा है। 5 मिनट के अंदर केंद्रीय बजट की पेशगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने वाली है। 9वीं बार है जब वित्त मंत्री बजट को पेश करने वाली है, और आज के दिन को ऐतिहासिक मान सकते हैं क्योंकि ये पहली बार है जब रविवार को बजट पेश हो रहा है। और डॉक्टर असीम, ये पहली बार होगा शायद, संभवतः, जब मार्केट भी बजट वाले दिन संडे को काम कर रहा होगा। मार्केट पर क्या असर आपको पड़ता हुआ नजर आता है? काफी फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम संडे, फर्स्ट टाइम मार्केट भी संडे खुली, एंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर गिविंग 9th बजट। राइट। और एक शॉट रह गया है जो ऑनरेबल मोरारजी भाई देसाई थे, जिनका अब वो आंकड़ा शायद गॉड विलिंगली अगली बार वो पार करेंगी। मोरारजी भाई 1958 से 63 तक एफएम, और फिर सेकंड टर्म में। अब मार्केट को देख के लिखते हैं कि मार्केट इसको कॉशियसली व्यू करेगी, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज जो मार्केट के रहे वो थोड़े से टर्बुलेंट रहे, और कमोडिटीज़ में भी डिफ़िकल्टीज आई। अब कुछ चीज़ों हैं जहां मार्केट्स काफ़ी इसको पैनी नज़र से देखेंगी। एक, कैसी अनाउंसमेंट्स होती हैं विद रिगार्ड टू कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं। ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ओवरऑल जो इंडिया इंक है, इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट की जो फंडामेंटल्स हैं, स्पेकुलेशन को अलग साइड पे छोड़ दीजिए, फंडामेंटली मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इंक, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, ये कैसे इन इश्यूज को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। और खास बात है आज के दिन की, जो आपने अलग अलग खास बातें, आज माघ पूर्णिमा है, और आज के दिन को बहुत ही ज्यादा पता आध्यात्मिक लिहाज से बहुत, और भारत की संस्कृति के लिहाज से आज के दिन दान बहुत बड़ी चीज है। तो भाई हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आज एक बड़ा दान सरकार की तरफ से हो, और इसके साथ साथ आज की महत्वता यह है कि संतुलन और स्थिरता के लिए भी व्रत पूजन किए जाते हैं। तो इस बजट के साथ देश में एक संतुलन, स्थिरता हर लिहाज से, चाहे बॉर्डर्स के लिहाज से, हर लिहाज से। प्रधानमंत्री जी का गुरु रविदास जी की जयंती और पंजाब, और जितनी आस्था गुरु रविवार का जी दिन, के जी रविवार का दिन। सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच बजट शुड कंसिडर। प्रेमपाल सर, मुझे स्टार्टअप, पूरी पीढ़ी हमारी उस समय है, नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, इंजीनियर हैं,
उन स्टार्टअप के लिए ऐसे रेगुलेशंस लाए जाएं कि वो और उत्साह से आगे आए। वैसे सर प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स के लिए काफी कुछ लेकर के आए हैं, अभी तक बजट योजना है, सही लेकिन तर है, उसको लेकिन जमीन हाँ, पर आने में रेगुलेशन बजट सही है। हाँ। दूसरा शिक्षा की स्थितियों पे ऐसा हो कि उसका कम से कम खर्चा हो, जिससे कि समान शिक्षा सब लोगों के पास तक पहुंचे। अगर वो हमने उस पूरी पीढ़ी को कर लिया तो किसानों की भी समस्या खत्म हो जाएगी और युवा पीढ़ी की भी हो जाएगी, और हमारी जो ह्यूमन मैन पावर है। आईफोन, हर 5वां आईफोन भारत में बन रहा है, लेकिन इंडिया में हम धीरे ही सही पर आगे धीरे बढ़ते से जा ही रहे हैं। सही, लेकिन हम हाँ, आगे बढ़ लेकिन रहे हैं। आईफोन बनने से शिक्षा के सुधार में जब तक हमारे पास अपने विमान बनाने सर, शुरू सब न हो कुछ जाएं, interlinked है। मेडिकल बनाने सब हो कुछ जाएं, interlinked नोबेल है, सर। पुरस्कार में हमारे लोग शामिल न हो जाएं, हमारे विश्वविद्यालय ठीक न हो जाएं, तब तक वो अधूरा है। ये उम्मीद है कि एक आम उम्मीद है जो सरकार से अदिति लोगों की होती है। जाहिर तौर पर एक कपड़ा, रोटी और मकान, ये बहुत ही बेसिक ज़रूरत है जो किसी की भी होती है, और बजट यही हम सबको देता है। एटलीस्ट सरकार की जो कोशिश होती है वो यही होती है। फ्री बीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब समय freebies, जी। पे फ्री बीज होती है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न मिल रहा है। हाँ। हालांकि शायद 1.5 मिनट का भी समय नहीं है, तो धड़ जैसे कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और क्योंकि ये धड़कनों जो को- फ्लाइट है बजट वाली वो टेक ऑफ बस होने वाली है।